ये सोलर पैनल है। अब इस सोलर पैनल में हमने लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो दिमाग में ये लेके चलना है कि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कैसे क्रिएट किया जा सके, मतलब बैटरी को ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैसे किया जा सके। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाना है, यानी बैटरी के अंदर स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा चार्ज हो, उसको बढ़ाना है, तो दो काम है, चार काम होगा दोनों ही। या तो इसके अंदर जो एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू, उसको दूसरा चेंज करके ये मार्को ज्यादा एनर्जी वाला लेके आए हम। तो जो लाइट है, लाइट के अंदर जो एनर्जी है, लाइट बोले तो कोई भी लाइट हम ले सकते हैं, या EMR लिख दे रहा हूं, EMR है, उसके अंदर एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो बैटरी के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सेकेंड, मान लो इसके अंदर अगर सनलाइट ही लिया मैंने, और एक में हमने पैनल बनाया सीजियम का, एक में पैनल बना दिया कॉपर का। तो कॉपर में जो बॉन्ड है तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लेगा ना। तो इसमें मान लो 50 जूल एनर्जी है, और जो हमने कॉपर में बनाया, और ये जो वर्क फंक्शन है इसमें 20 जूल लग रहा है, तो इसमें कितना लगेगा, 40 जूल लगेगा मान लेते हैं। तो इसमें 50 जूल है, दोनों का सेम रखा हमने। तो इसका हो जाएगा 50 इक्वल टू 20 प्लस बाकी क्या होगा 30, और इसका हो जाएगा 50 इक्वल टू 40 प्लस 10। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसका ज्यादा है ना, तो ये जल्दी जल्दी चार्ज होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चाहेंगे कि जो वर्क फंक्शन है उसका वैल्यू क्या हो, कम हो। इसीलिए हम सीजीएम का यूज करते हैं। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, सीजीएम का यूज करते हैं। तो वर्क फंक्शन हम चाहते हैं कि कम से कम हो, ताकि बाकी जो बचा हुआ एनर्जी हो वो किसमें यूज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाए। थर्ड पॉइंट, वही काइनेटिक एनर्जी, इसका मैं नाम ले रहा हूं। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो वो बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाएगा। और फोर्थ वन जो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो बैटरी ज्यादा से ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो इस पे मैं दोनों को समझा रहा हूं। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पर ध्यान देना, उसको मैं इलेबोरेट कर रहा हूं। समर के दिनों में ज्यादा बैटरी चार्ज होता है, विंटर के सीजन में कम चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, तो ध्यान से समझना। इंटेंसिटी बड़ा होगा तो इंटेंसिटी क्या किया होगा उसके अंदर। अब मान लो हम दो केसेज यहां ले रहे हैं। एक केसेज में सोलर पैनल भी सेम है, और ये जो सनलाइट है उसके अंदर EMR को हमने चेंज किया है। ये सीजियम है और ये इलेक्ट्रॉन है, पैनल वही है, लेकिन ये EMR, ये जो हमने रेडिएशन यूज किया है, इसका एनर्जी कम है, इसका ज्यादा मान ले, इसका कम ही मानते हैं। और ये एक दूसरा EMR है जिसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो वर्क फंक्शन तो दोनों में सेम होगा। तो मान के चलते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 50, इसके अंदर जो एनर्जी है 50 जूल है, इसके अंदर 100 जूल मान लेते हैं, मानने में क्या है, और ये है। तो 50 इक्वल टू ये वर्क फंक्शन मान लो 20 है, बाकी 30 का यूज करेगा काइनेटिक में, और ये 100 है तो ये तो 20 यूज करेगा, बाकी 80 क्या करेगा काइनेटिक में। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर एनर्जी को बढ़ा दिया गया तो क्या किया इसने, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉस क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, मान लो ये एक 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा था। 5 इलेक्ट्रॉन्स का यहां से निकल के और यहां जाने में 10 सेकंड लग रहा था, बैटरी में स्टोर होने में 10 सेकंड लग रहा था। 5 इलेक्ट्रॉन्स मान लो कुछ टाइम में निकल रहे हैं और 10 सेकंड के अंदर जाके यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जा रहा है। अगर EMR हमने चेंज कर दिया, उसका एनर्जी ज्यादा बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ जाएगा, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतना ही रहेगा। यही मैं बात सिखा रहा हूं तुम लोगों को।
एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतना ही रहेगा, लेकिन जो बैटरी में स्टोर होने का टाइम होगा वो 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड में होगा, यानी तुरंत जाके स्टोर हो जाएगा। यानी यहां से यहां पहुंचने में उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी, कुल मिलाकर हमारा फाइनल लाइन ये है कि अगर ये एनर्जी को बढ़ा दिया, इसका मैं समरी लिख रहा हूं, अगर इस एनर्जी को बढ़ा दिया जाए, यानी ई जो ईएमआर में एनर्जी है, इसको बढ़ाने का मतलब न्यू को बढ़ाया गया, न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, लेमडा को क्या किया गया हो, घटाया गया होगा, ये बढ़ाया गया तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी नहीं होगा। नंबर ऑफ इजेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में अब पहुंचने में 10 सेकंड लग रहे थे, तो इजेक्शन भी 5 ही इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन अब पहुंचने में टाइम कितना लगाएगा, 5 सेकंड। यानी ये टाइम पीरियड को कम कर दिया उसने, जल्दी जल्दी पहुंच रहा है, लेकिन इजेक्शन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन उतना ही है जितना वो पहले इजेक्शन हो रहा था। यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन नहीं बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ने के तुरंत जाके स्टोर हो जाएगा, यानी स्टोर होने का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ स्टोरेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, मान लो कोई चीज है, तुम लोग यहां बैठे हो, इस क्लासरूम से उस क्लासरूम में जाना है, हम बोल रहे हैं एक बार में 5 ही जाओगे, तो पहले केस में 5 जा रहे हो, फिर 5 जा रहे हो, फिर 5 जा रहे हो। अब हमने क्या किया, दूसरे केस में भेज रहे हैं 5 ही, लेकिन थोड़ा स्पीड में भेज रहे हैं, तो वही काम ये हो रहा है, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही है, लेकिन टाइम पीरियड क्या कर दिया, घटा दिया। तो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है, या लेमडा घटाने से एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, लेकिन हमने यहां ये वर्क फंक्शन सेम माना है, पैनल को हमने सीजीएम से बना दिया है, और ये बढ़ने से जो टाइम पीरियड है पहुंचने में वो कम लगाया है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन बढ़ाया उतना ही है, कोई चेंज नहीं किया है। क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या किया है, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से जल्दी जल्दी स्टोर क्यों हो रहा है, तो उसका टाइम पीरियड घटा दिया जाने में, स्पीड बढ़ाया होगा तब टाइम पीरियड घटाया होगा। समझ में आया क्या। सेकेंड पॉइंट ये है, तो थर्ड पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। फोर्थ पॉइंट, इंटेंसिटी बढ़ाने से, समर के दिनों में, तो दिस वन विल बी थर्ड पॉइंट और दिस वन विल फोर्थ पॉइंट। समर के दिनों में बैटरी ज्यादा चार्ज होता है, तो क्या समर के दिनों में ना तो पैनल चेंज होता है ना तो सन चेंज होता है, फिर समर के दिनों में बैटरी कैसे ज्यादा चार्ज हो जाता है, हमने सन को भी चेंज नहीं किया है और हमने पैनल भी चेंज नहीं किया, दोनों वही के वही हैं जो विंटर वाले थे, तो फिर बैटरी कैसे ज्यादा चार्ज हो रहा है, तो उसका रीजन समझना, पैनल वही है, लाइट में पड़ने वाला इंटेंसिटी है, वैसे थोड़े है कि समर के दिनों में लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है और विंटर में फ्रीक्वेंसी अलग हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो समर में होगा वो विंटर में होगा। लेकिन समर के दिनों में ये मान लो विंटर वाला है और ये समर वाला है, समर के दिनों में जो लाइट का इंटेंसिटी है, तीव्रता मतलब ब्राइटनेस, वो बढ़ जाता है, और जब ब्राइटनेस बढ़ता है तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये मान लो विंटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा था, ये विंटर वाला केस मैं लिख रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा था और बैटरी में स्टोर होने में 10 सेकंड लग रहा था। अब समर के दिनों में क्या हुआ होगा, क्या टाइम चेंज कर दिया होगा, नहीं, समर के दिनों में जब इंटेंसिटी बढ़ा होगा तो यहां नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया होगा, लेकिन यहां पहुंचने में जो टाइम लिया होगा वो 10 सेकंड ही लिया होगा।
अब मान लो दूसरा केस, तुम लोग इस रूम से उस रूम में लेके जाना है, ठीक है। अब पहला केस में तो क्या, 5-5 लेके जा रहे थे, टाइम पीरियड को बस घटाया था हमने। अब क्या कर रहे हैं, एक बार में 5 भेजे, दूसरे बार में 15 भेज दिए, लेकिन 5 जो भेजे वो 10 सेकंड में भेजे, और 15 जो भेजे वो भी 10 सेकंड में ही भेजे हमने। यानी यहां से यहां जाने में टाइम पीरियड उतना ही है, लेकिन इजेक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इंटेंसिटी ने क्या किया होगा, इंटेंसिटी ने क्या किया होगा, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क, जितना जा रहा है उतना ही स्पीड में जा रहा है अभी भी, तो काइनेटिक एनर्जी तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। पहले 10 सेकंड में जा रहा था, अभी भी 10 सेकंड में जा रहा है, वेलोसिटी कहां चेंज हुआ है। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो जाने में टाइम पीरियड कम लगता है उसको। इसका मतलब इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है। तो फिर वोल्टेज चार्ज कैसे हो गया, इंटेंसिटी बढ़ने से उसका नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ गया, लेकिन टाइम पीरियड वहीं के वहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वहीं के वहीं है। तो समर के दिनों में इसलिए बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ जाता है, लेकिन वहां से वहां पहुंचने का टाइम उतना ही लेगा। चाहे 5 इलेक्ट्रॉन निकले विंटर में, चाहे समर में निकले 10 इलेक्ट्रॉन, 10 सेकेंड में ही पहुंचेगा दोनों, यानी टाइम पीरियड उतना ही है, लेकिन इजेक्शन का इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से वोल्टेज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि समर के दिनों में बढ़ा तो तुरंत तुरंत इलेक्ट्रॉन भागेगा, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड उतना ही है जाने का, चाहे समर में हो चाहे विंटर में हो। तो समर के दिनों में इंटेंसिटी बढ़ जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्शन वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां टाइम पीरियड चेंज हुआ है, लेकिन तो काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं डालता है। काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, टाइम पीरियड को कम कर देता है क्योंकि स्पीड को बढ़ाता है। जबकि इंटेंसिटी टाइम पीरियड को वहीं रखता है, यानी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, जबकि इजेक्शन को बढ़ा देता है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको। तो दोनों पॉइंट्स को लिख लो, मैं समराइज करके बोल दे रहा हूं, अदरवाइज तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो 2 पॉइंट लिखना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, kinetic energy increase the velocity of electron, kinetic energy increase the velocity of electron. That's why time period to storage will be reduced. That's why time period to storage will be reduced. Time period to storage will be reduced. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट विल नॉट अफेक्टेड द इजेक्शन नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल नॉट अफेक्टेड द नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट विल नॉट अफेक्टेड द नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, if nu will increase, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, if nu will increase या lambda will decrease then energy will increase और then kinetic energy will be increase। यानी काइनेटिक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और काइनेटिक ने किसको बढ़ाया, काइनेटिक को कैसे बढ़ाया जा सकता है और काइनेटिक ने क्या किया होगा। तो काइनेटिक को ये बढ़ाएगा और काइनेटिक ने टाइम पीरियड को घटाया। How to increase kinetic energy? To increase the frequency of EMR या रेडिएशन। तो 4th पॉइंट में लिख लो, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो लाइट है उसका
फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के या लेमडा को घटा के, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, टाइम पीरियड को कम कर देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई इसका रोल नहीं है, ये माइंड में सेट करके रखना है। क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट मतलब अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी के ऊपर, तो लिख लेना पहला पॉइंट, इफ इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज, if intensity will be increased, if intensity will be increased, then number of ejection of electron will increase। तुम लोग आंसर की मिल गया कल वाला पेपर का, सबको मिला ना? तो इंटेंसिटी विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देगा, एंड इट विल नॉट अफेक्टेड द काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पर्टिकुलर टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। ये अब जैसे हमने बोला कि अभी 5 बच्चों को उस क्लास में लेके जा रहा है, 10 सेकंड टाइम लगाए, अब 10 बच्चों को उठा के लेके गए, लेकिन टाइम 10 सेकंड ही लेंगे हम। और दूसरा केस काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा था, 5 ही लेके जा रहा था हर बार में, लेकिन पहला बार में 10 सेकंड लिया था, दूसरा बार में 2 सेकंड लिया, तो तुरंत वो लेके जाएगा ना। ये काम ये करता है और ये काम ये करता है। इंटेंसिटी में टाइम वही लगाता है, नंबर चेंज करता है, और काइनेटिक में नंबर वही रखता है, टाइम पीरियड को चेंज करता है। तो लिख ली इसमें, इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने तो एम्पलीट्यूड को क्या करके, इंक्रीज करके, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर, बाकी फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी, यही सब क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। हम पढ़ते ये पूछता है वो, तो उल्टा उल्टा पढ़ोगे तब। तो लिख लेना, व्हेन एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज देन इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब हम मिनिमाइज कर देंगे उसको, मतलब कुछ चीजें मान के चलेंगे। लिख लेना, एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज देन काइनेटिक इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज, देन काइनेटिक एनर्जी सॉरी इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज। अब हम लास्ट ग्राफ पढ़ रहे थे, और ग्राफ में हमने एक ग्राफ निकाला था काइनेटिक एनर्जी में और न्यू में, काइनेटिक एनर्जी में और न्यू में हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया था। अभी जो ये था वाई इंटरसेप्ट, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, निगेटिव है। यानी जब अभी, अब थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में, ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया था, एनालिसिस करवा रहा हूं, देखो कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, अभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, निगेटिव में है। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना। हम यही बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री के अंदर हाई पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए। यानी अभी के टाइम में काइनेटिक एनर्जी क्या है, निगेटिव में। अब जैसे लाइट पड़ा, तो लाइट पड़ते ही थोड़े इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया होगा, लाइट पड़ते ही जब पड़ा होगा तो अब उसके अंदर बॉन्ड तोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा। लाइट पड़ा, एनर्जी गेन किया, एनर्जी जैसी गेन किया, अब एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है निगेटिव में, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। इसका मतलब निगेटिव से अभी जीरो की तरफ गया है,
यानी ये बॉन्ड जब मान लो 50 जूल है इसके अंदर एनर्जी, और इसके अंदर केवल बॉन्ड को तोड़ के छोड़ दिया, इसके पास तोड़ने में 50 जूल लगा, तो 50 जूल का कंजम्पशन तो बॉन्ड को तोड़ने में लग गया, वर्क फंक्शन में लग गया, तो बाकी एनर्जी तो बचा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट हो सके। तो उस केस में ये 50 का यूज कहां किया होगा, वर्क फंक्शन में। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। यानी केवल हम बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक तो हुआ लेकिन बॉन्ड केवल टूटा है। तो इसका मतलब ये एनर्जी क्या है, एच न्यू, और ये एनर्जी वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा उस समय जो लाइट का इंसिडेंट होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा जो उस बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। काइनेटिक एनर्जी में ले जाने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। यानी इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 देन न्यू इक्वल टू, समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब मान लो उसके पास एनर्जी को बढ़ा दिया, न्यू को बढ़ाया जा रहा है, तो न्यू को बढ़ाया जा रहा है तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एनर्जी बढ़ेगा तो वर्क फंक्शन तो उतना ही है, वो तो बॉन्ड तोड़ लिया, और बाकी का यूज कहां करेगा, दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने लग गया। यानी न्यू बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ये ग्राफ भी बता रहा है। और इस पॉइंट पे ये न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब उस लाइट के अंदर उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा, केवल बॉन्ड को तोड़ेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा वो। ये लास्ट ग्राफ में ही हमने बताया था, लिख लेना, उसमें लिख लिया ना, इफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 देन न्यू इक्वल टू न्यू नॉट। वॉल्यूम में ग्राफ में लिखा भी है, ग्राफ के नीचे, वॉल्यूम में पेज नंबर 11 ओपन करना, ग्राफ के नीचे इस पॉइंट को उसने इंडिकेट भी किया है। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी में और इंटेंसिटी में। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ाया, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाना है। कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इसमें एनालिसिस की जरूरत है। कोई इसमें इक्वेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन हम लिख रहे हैं। अब इंटेंसिटी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रोल बताया, तुम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी चेंज होना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड उतना ही निकल रहा है, लेकिन क्या चेंज कर दिया इंटेंसिटी ने, जो 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो 10, तो 5 इलेक्ट्रॉन का भी टाइम 10 सेकंड ही ले रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलने का टाइम 10 सेकंड ही ले रहा था, तो स्पीड कहां चेंज किया उसने। इसका मतलब तुम इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होने वाला है। ये इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना, हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि तुम इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा लो घटा लो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में, काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में। तो एनर्जी इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ज्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, या ई इक्वल टू लिख दो एच न्यू, हाँ, एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू के लिख सकते हैं ना। अब इनके और इनके बीच में ग्राफ बनाना है। हाँ, मान लो वर्क फंक्शन 0 है, मान लेते हैं एक समय के लिए, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट का वैल्यू 0 मान लो, बाकी एनर्जी काइनेटिक में चला जाएगा, तो इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, इनके बीच में ग्राफ बनाना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्राफ में लेमडा है, 1 अपॉन लेमडा नहीं है। अगर 1 अपॉन लेमडा होता तो लीनियर ग्राफ बनता, वो भी मैं बना दे रहा हूं। अगर अब ये मैथ या फिजिक्स में सीखोगे, ये y इक्वल टू, पहले इसको मैं पहले लिख दूं,
ये y इक्वल टू 1/x के बीच में ग्राफ बनाना है, और यहाँ 1/x नहीं है, यहाँ x है। तो y इक्वल टू, इसमें जो ग्राफ बनाया जाता है ऐसे बनाया जाता है, ये फिजिक्स में सीखोगे या मैथ में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एनालिसिस करो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। देखो x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। तो इनके बीच में अगर लेमडा होता तो कोई और ही ग्राफ बनाते, 1/x होता तो कोई और ग्राफ बनाते, y इक्वल टू एक्स प्लस सी से बनाते। 1/x वाला ग्राफ ऐसा बनता, लाइन पास होता कहां से, ओरिजिन से, क्योंकि y इक्वल टू क्या हो गया, 1/mx प्लस सी, tan थीटा 1 आता, m के वैल्यू 1 आता, बराबर है क्या। लाइन ओरिजिन से पास होता, ये ग्राफ बनाते, लेकिन हमें ग्राफ बनाना x के बीच में, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ग्राफ इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब एनालिसिस कर लो, लेमडा कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लेमडा बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी घट गया, लेमडा बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी घट गया, लेमडा बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी घट गया, यानी ये बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है। हमें कैसे समझ में आएगा कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है, ये धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा जब इस तरह के फॉर्मेट में हमें मिलने लग जाएंगे ना। तो केमिस्ट्री में ही ज्यादा यूज होगा, स्टेट ऑफ मैटर में बहुत ज्यादा यूज होगा, बोर इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में है। y इक्वल टू, हाँ y x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही बोल सकते हो। ये सिखाएंगे वहां भी बॉयल्स लॉ में, pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ y एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा भी ग्राफ को, मतलब वही बात है, 1 आया ना, 1 बोले तो कांस्टेंट है। इस ग्राफ को भी हम इसी नाम से जानते हैं, तो बोलने के लिए बाद में सिखाएंगे। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट स्टेट ऑफ मैटर में बताएंगे, और ये ग्राफ ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बॉयल्स लॉ का। तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो अब लास्ट हेडिंग डालना, तो इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी सब क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल्स लग जाएगा ना। तो अब नेक्स्ट है लास्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो निकला है वहां से, तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकना पड़ेगा ना। मान लो कोई इनक्लाइंड है और वहां से ऑब्जेक्ट को गिरा दिए, तो ऑब्जेक्ट को गिरा दिए तो बीच में रोकना है, तो रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। और मान लो हम चल रहे हैं, तो हम अपना मन किया तब ना रुक गए, इलेक्ट्रॉन्स का मन थोड़े करेगा कि रुक गए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इनक्लाइंड से, यहां से तुम छोड़ दिए, अब इसको चाहते हैं हम यहां रोकना, तो यहां रोकने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकला है तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको रोक के स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं स्टोर करना। स्टोर करना मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो करना उसका। बैटरी में स्टोर करना मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी जीरो करना, क्योंकि जब तक वो घूमेगा फिर तो इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, फिर तो करंट स्टोर कहाँ हुआ। जब तक इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहेगा तो एनर्जी अपना लॉस कर देगा वो, फिर वो चार्ज कैसे क्रिएट करेगा। स्टोर करने का मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो करना है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है स्टॉपिंग, नाम भी वैसा ही है, स्टॉपिंग मतलब स्टॉप करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। तो हम एक डायग्राम निकाल रहे हैं, मान लो ये हमारा पैनल है, इस पैनल पे लाइट लाइट इस पे पड़ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए, तो ये मैं तुम्हें ऐसे बता दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इतना भी फोर्स नहीं कि ये रिवर्स हो जाए, मतलब रुक जाए। तो इसको मोशन को जीरो करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए एक अपोजिट वोल्टेज लगाना पड़ेगा, इधर से एक वोल्टेज क्रिएट करना पड़ेगा।
और ये वोल्टेज इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो जो मिनिमम वोल्टेज लगाएंगे, मैक्सिमम नहीं, उतना ही वोल्टेज लगाएंगे जो रुक जाए, तो वो मिनिमम वोल्टेज जो इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे, जीरो कर दे। दैट वोल्टेज इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब रोक दे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ही रोक दे। तो पहले डिफिनेशन लिख लो, इसके बाद हम इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड minimum voltage required to stop or to become kinetic energy zero of electron, to become kinetic energy zero of electron, to become kinetic energy zero of electron। सिंपल सा है, कोई चीज ऑब्जेक्ट है उसको रोकना है तो उसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये तो मास और वेलोसिटी के टर्म में हो गया। एक और हम काइनेटिक एनर्जी चार्ज के टर्म में पढ़ते हैं, क्या होता है उसका वैल्यू, याद रखना, Q इंटू वी। वी बोले तो वोल्टेज, ये वेलोसिटी नहीं है। तो चार्ज इंटू वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम मास और वेलोसिटी से रिलेट नहीं करेंगे, यहां चार्ज और वोल्टेज से रिलेट करेंगे, इसलिए नाम पड़ा हुआ है वोल्टेज यानी पोटेंशियल। तो इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो बनाना है तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स मतलब उसके बराबर हमें अपोजिट वोल्टेज यानी काइनेटिक एनर्जी को रोकना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Q इंटू वी। इसको रोकने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया हमने। और इस काइनेटिक एनर्जी चार्ज के जगह पे क्या रख दे, हम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रख दे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर एक अपोजिट वोल्टेज क्रिएट कर दिया गया। दैट वोल्टेज इज नोन एज, यही है स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी लिख लेना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी, Q इंटू वी। और Q के जगह पे क्या ले लेना है, E। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी नॉट। और यही वी नॉट है जो उतना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा उस बैटरी को। इसीलिए तो बैटरी में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं स्टोर करते हैं, बैटरी वोल्टेज अप्लाई कर देता है उसको रोकने के लिए। वहां पर जाके बैटरी में उसके काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना देता है। इसलिए तो हम बैटरी लगाते हैं उसमें, पैनल में जब हम लगाते हैं तो नीचे बैटरी लगाते हैं स्टोर करने के लिए। उस बैटरी वहां वोल्टेज अप्लाई करता है, जो उसके अंदर प्लेट्स लगे रहते हैं वो वोल्टेज अप्लाई करके उसको इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, रुक जाओ, स्टोर हो गया वो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी। और ये वी नॉट क्या है, लिख लेना, वी नॉट इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल या वोल्टेज, वी नॉट इक्वल टू स्टॉपिंग। अब इसको हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन है, और याद रखना हमेशा 50 इक्वल टू 20 प्लस 30, इसी पे सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। तो जो हमारे अंदर न्यूमेरिकल्स थे, E इक्वल टू E नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट, दिस वन इज वर्क फंक्शन प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी के जगह पे क्या रख दे हम, E वी नॉट, और दिस वन इज स्टॉपिंग। तो यहां से अगर ये हमारा मेन इक्वेशन, अब जिसमें चेंज करना है उसमें कर सकते हैं। तो बुक में निकाल के दिया रहता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस H न्यू, रटना नहीं है, बस इतना ही पे ध्यान रखना है। और यहाँ पर V नॉट इक्वल टू क्या हो गया, H V अपॉन E माइनस H V अपॉन E। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखने का कि इसके जगह पे इसको वैल्यू पुट किया जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बना दिया कि हम क्यों यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे इसलिए बना दिए। अदरवाइज याद रखना काइनेटिक एनर्जी के जगह पे इसको वैल्यू पुट किया जा सकता है और वहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो आप एक ग्राफ बना लो, और ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V नॉट के बीच में होगा और न्यू के बीच में होगा। तो दिस वन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और दिस वन इज न्यू। आप इसको बनाओगे y इक्वल टू mx प्लस c पे।
तो एक बार इसको उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। तो ये तो y तो मैंने बना दिया, ये mx भी बना दिया c, तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट में ला दिया इसको। y हो गया ये, और ये mx हो गया। m का वैल्यू क्या हो जाएगा h/e, और ये x बन गया। c के जगह पर निगेटिव आ गया, तो निगेटिव इंटरसेप्ट होगा और अपवार्ड होगा। m का वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया ना? तो ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए तो होमवर्क लिख लो। अभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक समाप्त हो गया। घर से अब क्या करना है, तुम घर से न्यूमेरिकल्स ट्राई करके लाना। यहाँ पर उतना टाइम नहीं होगा कि हम यहाँ पर अटेम्प्ट करें, जो डाउट होगा वो लेंगे। तो WE 20 से 24, 20 to 24, और एक छूटा हुआ था WE 50, मैंने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक में सोल्व करेंगे। साथ में लेवल 1 और 2 का, ये आपको इसके रिलेटेड चीजें कंप्लीट करना है फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि टॉपिक एंड हो गया। अब ये टॉपिक पढ़ने का पीछे पर्पस, मैक्सवेल ने इस चीज को, एनर्जी से रिलेटेड चीजों को बता नहीं पा रहा था। प्लैंक ने बताया कि ये न्यू होता है, ये सब, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, हॉट बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसमें ज्यादा नहीं है, इक्वेशन है बस थोड़ा सा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में फिजिक्स में बहुत पढ़ोगे। तो हेडिंग डालना, हॉट बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले 2-3 पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं। हॉट बॉडी का एग्जांपल्स दिमाग में रखना है, जैसे कोई भी कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं घर में या सनलाइट। तो हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी का मतलब समझना है, वो मैं एक बनाया जाता है ब्लैक बॉडी, या ऐसे नॉर्मली समझना है जो हर EMR को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमिटर। कोई चीज ब्लैक क्यों दिखता है तो वो हम बातें करेंगे, मतलब ऐसे नॉर्मली एग्जांपल लेके चलना है। तो पहले सुन लो कि हॉट बॉडी, तो इसमें ज्यादा हमें यहाँ डिटेल नहीं पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक तो डिटेल में था, ये ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है ब्लैक बॉडी। तो ये पढ़ने के पीछे पर्पस बता दे रहा हूं, और ये चीजें जो मैक्सवेल था वो क्यों ना एक्सप्लेन कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट बता रहा। तो मैक्सवेल ये बोल रहा था, जैसे मान लो आयरन का, हमने आयरन रॉड को हम हीट कर रहे हैं, तो EMR में मैक्सवेल बोल रहा था कि अगर हम हीट करेंगे तो सेम फ्रीक्वेंसी निकलेगा। जितना देर तक तुम हीट करो उतना देर तक सेम फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसके अंदर से, यानी वेवलेंथ सेम निकलेगा। जब सेम फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट मिल गया। क्या? जब हम स्टार्टिंग में आयरन को हीट करते हैं तो रेड कलर मिलता है, और फिर जब हम और हीट करते हैं तो ऑरेंज कलर आ जाता है, फिर येलो कलर आ जाता है, और फिर ब्लू कलर आ जाता है। तो ये कलर चेंज होने का रीजन क्या है? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ होगा उसके अंदर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ होगा, लेमडा चेंज हुआ होगा, तभी तो अलग अलग कलर दिख रहा है। यानी हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग लाइट, मतलब अलग अलग कलर, मतलब अलग अलग वेवलेंथ। तो फिर अलग अलग वेवलेंथ कैसे? तो इसी चीज को मैक्सवेल बता नहीं पा रहा था। तो प्लैंक के बाद ये बोला गया कि हर हॉट बॉडी रेडिएशन में
उसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ निकलेंगे, जितने भी रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा, इसीलिए लाइट अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग कलर दिखाई देगा। तो 2-3 पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम ब्लैक बॉडी में आएंगे। तो ज्यादा हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। ब्लैक बॉडी इज गुड। ब्लैक बॉडी क्या करता है? सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसमें लिख लो 2-3 पॉइंट। लिखना, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, according to wave theory, the energy of EMR, according to wave theory, the energy of EMR is proportional to intensity and independent of its frequency and wavelength, ये कौन बोल रहा है? वेव थ्योरी बोल रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। इंटेंसिटी का और एनर्जी का कोई लेना देना ही नहीं है। वो पहले बोला था, कब? मैक्सवेल से पहले, सॉरी ये प्लैंक से पहले ये बोला करता था। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लिखा हुआ है, उसके बाद आया था प्लैंक थ्योरी। इक्वल टू बोला गया कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और एनर्जी जो है EMR का जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, और वेव नंबर पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। प्लैंक कांस्टेंट ने ये बोला, और जस्ट ये उसका अपोजिट बोला था EMR, मतलब मैक्सवेल ने। नेक्स्ट लिखना, 10, नीचे थोड़ा सा स्पेस देख लिखना, 10 रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी, 10 रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी, radiation emitted by the body being heated, radiation emitted by the body being heated should have same color, should have same color, should have same color, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना wavelength and frequency, wavelength and frequency throughout, throughout। अब इसका कॉन्ट्राडिक्ट तैयार किया जा रहा है। कैसे? कह रहा है EMR, वेव थ्योरी बोल रहा है कि कोई चीज हीट करो तो उसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी EMR का, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी और लेमडा से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे तैयार किया गया? ठीक है, नहीं लेना देना है। फिर रॉड को जब हीट किया जा रहा है तो अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा, तभी तो लेमडा चेंज हुआ है। क्योंकि जब जब लेमडा चेंज होगा तब तब, जब जब एनर्जी चेंज होगा तब तब लेमडा चेंज होगा। जब जब लेमडा चेंज होगा तो अलग अलग कलर दिखाई देगा। लाइट का अलग लेमडा होता है, ब्लू का अलग लेमडा होता है, येलो का अलग लेमडा होता है। यानी लेमडा पे एनर्जी डिपेंड है, ये तो प्लैंक ने बोला। उससे पहले EMR क्या बोल रहा था कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर, तो गलत बोल रहा था। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट निकाला गया था जब वेव थ्योरी आया था तब, कि ठीक है मान लेते हैं कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है थोड़े टाइम के लिए। तो फिर ये बताओ कि आयरन को जब रॉड को हीट किया जा रहा है तो अलग अलग कलर क्यों दिखाई दे रहा है? लेमडा तो एक ही होना चाहिए था, तो कलर चेंज क्यों? तो उसका आंसर फिर आया, मतलब उसने नहीं दिया, प्लैंक ने बताया कि लेमडा चेंज तो कलर चेंज। लेमडा क्यों चेंज? क्योंकि एनर्जी चेंज। तो कलर चेंज इसलिए कि लेमडा चेंज, और लेमडा चेंज इसलिए कि एनर्जी चेंज है। हम हीट ज्यादा कर रहे हैं तो एनर्जी अलग अलग आ रहा है उसके अंदर से। और इसी चीज को पकड़ लिया था किसने? बोर ने। यार इसी के ऊपर उसने सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया है।
तो इसीलिए पहले बोहर ने इसी बात को लेकर पकड़ा, क्योंकि बोहर ऐसा साइंटिस्ट थे, वो रदरफोर्ड के टाइम भी थे और मैक्सवेल के टाइम भी सुन रहे थे, अब प्लैंक की बातें भी सुने, सबका कंक्लूजन बना के उन्होंने स्पेक्ट्रम तैयार किया कि इलेक्ट्रॉन्स गिर क्यों नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस क्यों दे रहा है, सबका कंक्लूजन लेके वो पहले स्पेक्ट्रम तैयार किए, उसके बाद सब कुछ कंक्लूजन लिए हो। तो इसमें तो thus the radiation emitted by the body being heated should have same color throughout, मतलब सेम कलर होना चाहिए, एक कॉन्ट्राडिक्ट तैयार किया जा रहा है, बट इट डिड नॉट हैपन, बट इट डिड नॉट हैपन, बट इट डिड नॉट हैपन। सो wave theory failed to explain, so wave theory failed to explain the black body radiation or hot body radiation. Then wave theory failed to explain hot body and black body radiation. तो फोटो इलेक्ट्रिक को तो नहीं एक्सप्लेन करा था, वो तो हमने समझ लिया है क्योंकि एनर्जी के बारे में उससे कोई लेना नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक में पूरा एनर्जी है। ब्लैक बॉडी को क्यों इसने और हॉट बॉडी को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, तो हॉट बॉडी को याद रखना है, एग्जांपल में लिख सकते हो कि इफ आयरन रॉड इज हीटेड, इफ आयरन रॉड इज हीटेड, if iron rod is heated, then initially it emitted red color, initially it emitted red color, after that orange, after that orange comma yellow and blue, and blue। और इसमें लिख सकते हो आगे, why the color will change, why the color of iron rod will change, why the color of iron rod will change, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि लेमडा चेंज हो रहा है, कलर चेंज मतलब लेमडा चेंज, और लेमडा चेंज मतलब एनर्जी चेंज। तो उसने ईएमआर ने पाथ ही गलत पकड़ लिया था, उसने इंटेंसिटी से एनर्जी को रिलेट करना जाना, लेकिन यहां एक्चुअल में रिलेट हो रहा है कलर चेंज मतलब लेमडा चेंज, और लेमडा चेंज मतलब एनर्जी चेंज। तो ज्यादा हीटिंग पे एनर्जी ज्यादा चेंज हो रहा है उसके अंदर से, कम एनर्जी कम हीट पे कम एनर्जी है इसके अंदर, कम एनर्जी है तो लेमडा अलग होगा, इसलिए कलर अलग है, ज्यादा हीट किए एनर्जी अलग है, एनर्जी अलग है तो लेमडा अलग है, तो लाइट अलग है। तो इसी चीज को वो जब ईएमआर आया था तो ये बातें पूछा गया था कि रॉड में कलर क्यों चेंज हो रहा है, तो मैक्सवेल के पास इसका जवाब नहीं था, इसका जवाब आया प्लैंक ने इसके बाद बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है इसके अंदर। समझ में आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट आया ये। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे ब्लैक बॉडी के बारे में 2-3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब दो ज्यादा अगर टेस्ट में आएगा तो 2 क्वेश्चन आएगा और एक ग्राफ आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ और ब्लैक बॉडी के बारे में बताएंगे। तो ज्यादा ये कोशिश करना न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना, उसके बाद हम जो ब्लैक बॉडी कल मतलब 5 मिनट के अंदर एंड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम। तो पहले कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बताएंगे, तो वो इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रम का। उसके बाद हम लेके चले जाएंगे बोहर में कि बोहर ने ऐसा क्या सोच लिया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, क्योंकि बोहर को सबसे